हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझा था, अवकलन को समझा था और अवकलन से रिलेटेड कुछ थ्योरम को भी डिस्कस किया था। विद एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था। अभी फिर से अवकलन के कुछ जो थ्योरम्स है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए मैंने आपसे इंडिविजुअल डिस्कस किए थे, उन्हीं के लिए एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। लेकिन अब की बार जो डिस्कशन होगा ना, वो क्या होगा कि जैसे आपको कोई साइन के रूप में या कोस के रूप में या टेन के रूप में फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है, तो यदि उस फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन हो तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करोगे। जैसे आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन के लिए जैसे एक फंक्शन था साइन अक्स, इसका मैंने आपको अवकलन बताया था। ठीक है, साइन अक्स का डी बाई डी एक्स निकाला अपन ने, अवकलन क्या हो गया आपका कोस एक्स, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इस फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जैसे साइन आपका अक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन के अंदर एक और फंक्शन बैठ गया ए एक्स, फलन के अंदर फलन इसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखो फलन के अंदर फलन होना, तो ऐसे निकायों को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले बाहर वाले फलन का अवकलन करते हैं और फिर गुणा करके फिर अंदर वाले फलन का अवकलन लिख देते हैं अपन। यहाँ पे जैसे डी बाई डी एक्स किया, देखो पहले सबसे पहले जो फलन है आपका यहाँ पे देखो दो फलन है अपने पास। इसमें एक फलन तो क्या है साइन एक्स, दूसरा क्या है साइन, एक फलन तो क्या है साइन ए एक्स और दूसरा फलन क्या है साइन ए एक्स के अंदर बैठा हुआ ए एक्स, ये दूसरा फलन है। तो पहले तो बाहर वाले फलन का आप अवकलन करो, तो बाहर वाले फलन का अवकलन करोगे तो क्या होगा, जैसे साइन ए एक्स का साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो गया कोस ए एक्स हो गया, ये कोस ए एक्स हो गया। ठीक है, अब अंदर वाले फलन का आप ए एक्स का अवकलन करोगे तो ए क्या है, एक कांस्टेंट है और अक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो ए तो बाहर आ जाएगा और अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ए देखो मल्टीपल में करना क्या है, देखो सिंपल सा है, फलन के अंदर यदि फलन है तो पहले बाहर वाले फलन का अवकलन कर दो, ठीक है, गुणा अंदर वाले फलन का अवकलन कर दो आप। ठीक है, आसान सा प्रोसेस है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। यदि अपन बात करें जैसे कोस एक्स का, मैंने आपको अवकलन क्या बताया था, माइनस का साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कोस ए एक्स, अब कोस बाहरी फलन है और अंदर का फलन क्या है ए एक्स, तो पूरे के पूरे इस फलन का ये पूरा एक फलन काउंट होगा, लेकिन इस फलन के अंदर ए एक्स क्या है, एक फलन और बैठा है। तो पहले बाहर वाले पूरे फलन का अवकलन किया, कोस ए एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब साइन अकेला तो होगा नहीं, इसके अंदर जो भी आपका चर है उसको साथ लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो माइनस आपका आ गया, माइनस और साइन ए एक्स, ये क्या हो गया आपका साइन ए एक्स। कोस एक्स का क्या होता है अवकलन माइनस साइन एक्स, तो कोस ए एक्स का क्या हो गया माइनस साइन ए एक्स। अब अंदर वाले फलन ए एक्स का अवकलन क्या होगा ए, तो ये ए गुणा में यहाँ लिख दिया अपन ने। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने ये अवकलज पढ़े हैं पहले, लेकिन इन्हीं को क्या एक नए फॉर्मेशन में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फलन के अंदर फलन हो तो अपन क्या करें। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको 10x का क्या बताया था अवकलन, 10x का मैंने सेक स्क्वायर अक्स बताया था। लेकिन ऐसा ही कुछ हो फलन के अंदर फलन हो, ये बाहर वाला ये तो हो गया पूरा फलन 10ax, लेकिन इसके अंदर एक और फलन है ax। तो अब कैसे करो, पहले बाहर वाले का करो, तो 10ax का क्या हो गया सेक स्क्वायर ax, जैसा ये था वैसा का वैसा कर दिया, अक्स था तो अक्स यहाँ आ गया, ax है तो ax इसके साथ रहेगा। अब अंदर वाले फलन ax का अवकलन क्या होगा ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, अक्स का अक्स के सापेक्ष क्या हो गया अवकलन एक हो गया। तो यहाँ पे ए आपका कहाँ आ गया मल्टीप्लीकेशन में, आगे लिखो चाहे पीछे, लेकिन आगे लिखते हो तो एक यूं लगता है कि ए एक्स के साथ ही ए गुणा हो रहा है, तो ए को अपन ने आगे लिख दिया है। ऐसे ही देखो सेक एक्स का अवकलन मैंने क्या बताया था आपको, सेक एक्स 10x, सेक एक्स का अवकलन क्या बताया था सेक एक्स 10x। यदि ऐसा ही हो फलन के अंदर फलन हो तो ये बाहर वाला फलन सेक ए एक्स, अंदर वाला फलन ए एक्स, तो बाहर वाले का करो सेक ए एक्स 10ax, ये तो हो गया। और ए एक्स का अवकलन करके गुणा में ए इधर लिखो या आगे कर दो, देखो यहाँ पे इसको लिख दिया है, ये लिख दिया आगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कुछ, यदि ये तो मल्टीप्लीकेशन में, यदि वैसे फलन के अंदर फलन हो तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या है जैसे साइन ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ एक तो पूरा फलन ये हो गया,
साइन ए एक्स प्लस बी, जिसका आपको अवकलन करना है। और इसके अंदर एक और फलन हो गया क्या, ए एक्स प्लस बी। तो दोनों का पहले बाहर वाले का करो। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, तो इसका पूरे का अवकलन किया तब तो ये आ गया कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब अंदर वाले का जब अवकलन करोगे भाई, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करोगे तो वो तो क्या हो गया, कोस ए एक्स प्लस बी। अब इस अंदर वाले का आप अवकलन करोगे तो देखो ए एक्स का तो क्या हो गया ए, और प्लस बी, बी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हुआ, ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए आगे लिख दो। ये आगे नहीं लिख के अपन ने क्या किया है, आगे नहीं लिख के क्या किया है अपन ने, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे कोस ए एक्स प्लस बी की बात करें, कोस ए एक्स प्लस बी की बात करें तो पूरे फलन का तो क्या हो गया, माइनस चिन्ह आएगा, माइनस साइन होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आगे लगा दिया है और इसका पूरे का क्या कर दिया, ये साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा कैसा। अब फिर अंदर वाले का ए एक्स प्लस बी का आप अवकलन करोगे तो क्या होगा, ए अक्स का ए हो गया और प्लस बी कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो गया। तो ए एक्स प्लस बी का ए यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आगे लिख दो, देखो यहाँ पे लिख दिया ए को मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो ऐसा ही एक बार फिर से करते हैं। आपके पास दो व्यंजक और दिए हुए हैं, गिवन हैं, उनके लिए और डिस्कस कर लेते हैं। दो व्यंजक आपके और गिवन, दो फॉर्मेशंस। यहाँ देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ई एक्स ही होता है। लेकिन ई की पावर जो ए एक्स है ना ऊपर, इस पावर के साथ ए और आ गया। तो देखो एक फलन तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फलन तो क्या हो गया पूरा ई एक्स, तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स हो गया आपका अवकलन। लेकिन फलन के अंदर फलन बैठा है, ए एक्स बैठा है, तो ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ए एक्स का अवकलन ए होगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अवकलन ए, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या करना है, आपको आगे कर देना है। अब देखो यही चीज सीखने वाली है कि फलन के अंदर फलन होना, तो बाहर वाले फलन का अवकलन कर दो, फिर दूसरे अंदर वाले फलन का जब आप अवकलन करोगे ना तो वो कहाँ आएगा, गुणा में आएगा। इस बात को मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समाकलन में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे तो क्या होता है, फलन के अंदर जो फलन होता है उसका अवकलन गुणा के अंदर आता है, जबकि समाकलन में अपन बात करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, भाग के अंदर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज को फिर से डिस्कस किया है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते हैं, फलन के अंदर फलन हो तो बाहर वाले फलन का अवकलन कर दो और अंदर वाले फलन का आप अवकलन करके गुणा में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और है, जैसे log ई की ई बेस अक्स, मैंने आपको अवकलन बताया था। log ई बेस अक्स का क्या होता है अवकलन, एक बटा अक्स होता है। लेकिन इस फलन के लिए देखो पूरा फलन क्या है, log ई बेस ए एक्स, तो क्या हो गया, एक बटा में ए एक्स, और साथ में अंदर एक और फलन है ए एक्स, उसका अवकलन क्या होगा ए, तो एक बटा ए एक्स से ए गुणा होगा, तो ए से ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक बटा एक्स ही बचेगा। देखो वही चीज आपकी सिमिलर आ रही है, लेकिन कारण क्या है इसका, कारण ये है प्रॉपर। देखो आपको सॉल्यूशंस बुक्स में आपको क्या ऐसी चीजें मिल जाती हैं, आप देखते हो कि यार वो का वही हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले बाहर वाले फलन का, चलो log ई बेस ए एक्स का आपने क्या किया, अवकलन किया, तो एक बटाओ ए एक्स पूरा, एक बटाओ ए एक्स पूरा का पूरा आएगा। फिर ए एक्स का अंदर है ये फलन log ई बेस ए एक्स, फलन के अंदर फलन है ये ए एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा ए, तो उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो ए ऊपर आ गया, ए नीचे था ही, कट गया और एक बटाओ अक्स से निकल के आ गया। अब देखो फिजिक्स में इसके कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। फिजिक्स में इसके जो एप्लीकेशंस होंगे ना उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो कैसे। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कुछ वेलोसिटी के, कुछ एक्सीलरेशन के फॉर्मेशंस मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस लिखे हुए हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो यूज करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये क्या है, देखो यहाँ पे दी गई समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करो। आपको एक समीकरण दे दी यहाँ पे, अक्स स्क्वायर बराबर क्या है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अक्स स्क्वायर बराबर क्या है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, और इसका क्या करना है, समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो करना क्या है, अक्स पे कुछ घात है, यहाँ पे अक्स पे क्या है, कुछ घात है। अब अक्स का टी के सापेक्ष तो अवकलन करेंगे, लेकिन पहले घात का अवकलन तो करेंगे। घात का अवकलन अपन ने क्या सीखा है, घात का अवकलन मतलब जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है और एक घात उसमें से क्या अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पे क्या है,
टी है, टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक हो जाएगा, यहाँ पे भी टी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो पहले घात का अवकलन किया, घात का अवकलन किया तो 2 घात आगे आ गई और अक्स थाई उसके ऊपर 2 घात में से 1 घात कम कर दिया आपने, तो अक्स स्क्वायर का अवकलन, घात का अवकलन क्या हो गया, 2 घात आगे आ गई, 1 घात कम की तो अक्स की पावर 2 की जगह एक्स की पावर 1 बच गया। ये तो हो गया घात का अवकलन। लेकिन अक्स का अब आप काहे के सापेक्ष कर रहे हो, टी के सापेक्ष, तो dx अपॉन में dt, अक्स का तो आप अवकलन करोगे ही करोगे, तो dx अपॉन में dt, घात का किया, फिर अंदर जो है अक्स उसका अवकलन आपने कर दिया। ध्यान रखना ये समझने वाली बात है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इन्वॉल्व किया है। अब टी क्यूब, घात का आपको यहाँ पे क्या करना है, घात का आपको फिर से अवकलन करना है। 3 घात थी वो आगे आ गई और 1 घात को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 3t² हो गया। अब टी का तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dt अपॉन में dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या dt अपॉन में dt नहीं लिखा, 1 हो गया। यहाँ पे देखो t² है, t² का क्या करोगे, इस t² का घात आगे आ गई तो 2 और 1 घात आपने कम कर दी, 1 घात आपने क्या कर दी यहाँ से t² जैसे आप करोगे t² का तो 2t हो गया, 1 घात कम हो गई ना, और dt t का फिर t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रत्येक चर का जो चर आपको दिया हुआ उसके सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे फिर से समझना, देखो आसान सा कंसेप्ट है। करना क्या था कि दी गई समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करना था, तो टी के सापेक्ष अवकलन किया आपने, घात का अवकलन किया 2x हो गया, और फिर चर का भी अवकलन करोगे, अक्स dx अपॉन में dt आपको लिखना पड़ा। टी क्यूब, घात का अवकलन किया, 3 घात आगे आ गई, 3t² हो गया, फिर चर का करोगे तो टी का करोगे तो dt अपॉन में dt 1 हो जाएगा। यहाँ पे घात का करोगे, घात आगे आ गई 2 और 1 घात कम हो गई तो t की पावर 1 हो गई। फिर चर का t का करोगे, t का तो dt अपॉन में dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस समीकरण का अवकलन होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था। कई बार क्या होता है सीधा घात का कर देते हैं, लेकिन करना किसके सापेक्ष है वो देखना। यहाँ करना किसके सापेक्ष था, टी के सापेक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको करना किसके सापेक्ष है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या समय के सापेक्ष अल्फा की दर से बढ़ रही है। ये क्या कहना चाह रहा है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, आर में क्या हो रहा है, dr हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, काहे के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये आपको क्या दे रखा है, अल्फा की दर से बढ़ रही है, आपको परिवर्तन दे रखा है त्रिज्या में, मतलब dr, काहे के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो dr अपॉन में dt की वैल्यू आपको क्या दे दी, अल्फा दे दी। तो जिस समय त्रिज्या r है उस समय आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। आपको पता है गोलाकार गुब्बारा आपको कह रखा है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या कर रहा है, जिस समय, मतलब जिस समय त्रिज्या r है समय के सापेक्ष, जिस समय त्रिज्या r है समय के सापेक्ष आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो dv अपॉन में dt किया, 4/3 और पाई क्या है, नियतांक है, तो अवकलन से बाहर आ जाएगा। भाई इधर अवकलन करोगे तो LHS में करोगे तो RHS में भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 4/3 तो देखो कांस्टेंट है तो अवकलन से बाहर आ जाएगा, तो ये 4/3 तो ऐसे कैसे लिख दिया। जो भी कांस्टेंट होता है यदि गुणा के अंदर है किसी चर के तो वो अवकलन से बाहर आ जाएगा। अब घात का आपको क्या करना है, यहाँ पे r की पावर क्यूब, इसका घात का आपको अवकलन करना है, तो एक घात जो भी है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये आगे आ गई और एक घात कम कर दी तो r²। अब चर का अवकलन करना है dr अपॉन में dt, और dr अपॉन में dt आपको क्या दे रखा है, dr अपॉन में dt आपको क्या दे रखा है, dr अपॉन में dt आपको क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। बात समझ में आ गई। ये कह रहा है क्वेश्चन कि गुब्बारे की त्रिज्या समय के सापेक्ष अल्फा की दर से बढ़ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया, dr अपॉन dt को अल्फा लिख दिया बाद में। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, लुक एट द क्वेश्चन। एक चकती की त्रिज्या बढ़ रही है, चकती की त्रिज्या बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ने दो। इस चकती के क्षेत्रफल में, चकती का क्षेत्रफल आपको लेना है, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी। चकती का क्षेत्रफल, चकती कैसी होती है, वृत्ताकार, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r², काहे के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो आपको dA अपॉन रेडियस के सापेक्ष, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो एरिया का dA अपॉन में dr आपने कर दिया। पाई तो नियतांक था, यहाँ पे इसके अंदर ये पाई क्या है,
नियतांक है, तो पाई तो ऐसे कैसे आगे आ गया। अब घात का करो तो घात का 2 घात है तो घात आगे आ जाएगी, ये 2 तो आगे आ गया, और घात 1 कम करो तो आर की ऊपर पावर 2 थी तो एक घात कम कर दी तो आर आ गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, डी आर अपॉन में डी आर, तो आर का आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अवकलन क्या निकल के आ गया, 2 पाई आर। मैं क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस से आपको समझ में आ रहा होगा भौतिकी में अवकलन का बहुत ज़्यादा यूज है। फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है डिफरेंशिएशन का, अवकलन का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इन कंसेप्ट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इन कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अवकलन कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, लेकिन है बहुत आसान, लेकिन जब समझ में नहीं आए बात तो करोगे क्या, समझना जरूरी है, तो समझते जाइए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, किसी कण के लिए विस्थापन आपको दे रखा है x बराबर टी क्यूब प्लस 12t। तो आपको आरंभ में, आरंभ का मतलब क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आपको समझना पड़ेगा। आपको आरंभ में क्या करना पड़ेगा, वेग ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब आप t बराबर 0, t बराबर 0 समय जब आपका 0 हो उस समय आपको बात करनी है। तो चलो इसके लिए देखो विस्थापन आपको दे रखा है, वेग आपको ज्ञात करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए वेग क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी अपन ने 1D डिस्कस नहीं किए तो वेग का पता नहीं है। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन का अवकलज होता है dx अपॉन में dt समय के सापेक्ष। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलज। तो आपको वेग ज्ञात करने के लिए ये विस्थापन जो आपको दे रखा है उसका समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। करिए अवकलन, क्या होगा, टी क्यूब, घात आगे आ गई, देखो यहाँ पे घात क्या आ गई, आगे आ गई, घात आगे आ गई, एक घात कम कर दिया तो टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 12t प्लस का प्लस आ गया, 12t, टी के ऊपर घात 1 है तो घात आगे आ जाएगी, तो 12 से 1 गुणा होगा तो 12 ही बचेगा, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका वेग क्या निकल के आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 12। टी का मान 0 कर दो, टी का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो वेग क्या निकल के आ गया, मीटर पर सेकंड। आपने चाल पढ़ा है ना, वैसे ही वेग होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। वैसे एकांक समय में कण में विस्थापन क्या कहलाता है, एकांक समय में कण में विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसको पढ़ेंगे अपन 1D में, ये जो फॉर्मूलाज है ना इनको 1D में डिस्कस करेंगे। जैसे वेग होता है ना वैसे त्वरण भी होता है। जैसे वेग का क्या है, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, सदिश है अदिश है, ये फैक्टर्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैं केवल फिजिक्स का एक लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अवकलन का उपयोग होता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे वाले क्वेश्चन को देखो। यहां पे आपको क्या कह रहा है, यहां पे आपको क्या कह रहा है कि आपको फिर से विस्थापन दे रखा है, उस समय कण का वेग ज्ञात करो जब त्वरण क्या है, शून्य है। आप कण का वेग ज्ञात करो। वेग के लिए मैंने क्या बताया, वेग क्या होता है, डी अक्स अपॉन में डी टी, यही बताया, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसका देखो अवकलन करोगे तो वेग क्या निकल के आएगा, घात आगे आ गई, टी क्यूब था ये घात आगे आ गई और एक घात कम होगी टी स्क्वायर, माइनस टी के सापेक्ष है ना यहाँ पे अवकलन, तो टी के सापेक्ष से तो वो 1 हो जाएगा अवकलन। यहाँ पे -6t स्क्वायर, टी के ऊपर घात क्या है 2 आगे आ जाएगी, तो 6 गुणा 2 12 हो गया, और टी की एक घात कम कर दो ये टी हो गया, प्लस 12t, 12 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये अवकलन हो गया। अब इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है, तो वेग आपको क्या पता है, वेग आपका विस्थापन के सापेक्ष अवकलन होता है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण आपका वेग का परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन, वो काहे के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ए बराबर क्या होगा, डी वी अपॉन में डी टी, वी बराबर क्या था, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसका वेग का एक बार फिर से और क्या करो, अवकलन करो। तो अवकलन करोगे तो देखो 3 आगे है, 2 घात आगे आ जाएंगे, तो 3 दूनी 6, और टी की एक घात कम कर दो तो क्या बचेगा, टी बचेगा, -12 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया 1, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। नियतांक का अवकलन क्या होता है 0, तो +0 करने से कोई अर्थ नहीं है, अवकलन हो गया। अब इसमें ये क्या कह रहा है, जब त्वरण शून्य है,
जब त्वरण शून्य है तो इसको बराबर क्या कर दो, जीरो करोगे, बराबर जीरो करोगे तो -12 इधर चला जाएगा, 6t बराबर 12, तो t बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2 सेकेंड निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन जैसा कह रहा है त्वरण वैसा ही रखना है आपको, त्वरण शून्य हो, जब त्वरण शून्य हो तो बराबर जीरो कर दो, इसको जीरो करोगे तो t का मान निकालो 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पे वेग का मान बताना है, तो इस 2 सेकेंड t का मान कहाँ रख दो, वेग के अंदर रख दो। जैसे आप वेग का यहाँ रखोगे तो 3 t का स्क्वायर 4 4 × 12, 12 इंटू टी, 12 दूनी 24 और ये 12, तो ये जैसे ही 12 दोनों प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो आपका वेग क्या निकल के आएगा, t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पे वेग क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। देखो भौतिकी में अवकलज के कैसे उपयोग हैं। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष डी अक्स अपोन में डी टी, त्वरण क्या हो गया, डी वी अपोन में डी टी। दो ही फॉर्मूले बताए हैं, बाकी 1D में ये सारे डिस्कस करने वाले हैं अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कण के लिए विस्थापन आपको दे रखा है अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी और प्लस डेल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है जहाँ पे अल्फा बीटा गामा और ये डेल ये क्या है का मान शून्य होने पर कण का त्वरण नियत होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो वेग कैलकुलेट करना है, त्वरण आपका क्या होगा, नियत होगा, ये प्रूव करना होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा वो देखें, किसका मान शून्य होने पर, अल्फा बीटा गामा और डेल में से किसका मान शून्य होने पर त्वरण क्या होगा, नियत होगा। तो पहले वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करोगे तो देखो अल्फा है टी की पावर, विस्थापन में परिवर्तन की दर गेट कैलकुलेट करो, dx अपोन में dt करो तो वेग आपका मिलेगा। वेग क्या है, dx अपोन में dt, dx अपोन में dt। ये कैसे निकलेगा, इसका अवकलन करो आप अक्स का, तो घात आगे आ गई 3 अल्फा टी स्क्वायर, इसमें घात आगे आ गई +2 बीटा टी और गामा टी, तो इसका गामा आ गया और यहाँ इस डेल का क्या हो गया, डेल का क्या हो गया, जीरो हो गया, नियतांक है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब त्वरण ज्ञात करो, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए त्वरण क्या होता है, ए, त्वरण क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, डीवी अपोन में dt, डीवी अपोन में dt। तो त्वरण को आप जीरो करोगे तो क्या होगा, त्वरण को तो एक बार फिर से वेग का अवकलन करोगे तो क्या होगा, घात आगे है देखो यहाँ आ जाएगी तो 6 अल्फा टी और यहाँ पे टी का टी के सापेक्ष +2 बीटा बचेगा, ठीक है। अब त्वरण नियत कब होगा, जब आप अल्फा को जीरो करोगे, अल्फा जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो पूरी टर्म जीरो हो गई, तो ये क्या है, एक नियतांक प्राप्त होगा, त्वरण क्या प्राप्त होगा, एक नियतांक होगा। उसके लिए जरूरी क्या है, अल्फा जीरो होना चाहिए, ठीक है। यदि देखो यही बता रखा है यहाँ पे, यदि अल्फा आपका जीरो है ना तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 बीटा, अर्थात ए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अर्थात ए CON पूरा नहीं लिखा हुआ है, कांस्टेंट है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी कण के लिए वेग आपको दे रखा है v बराबर kx², तो त्वरण व विस्थापन का संबंध ज्ञात करो, त्वरण और विस्थापन का संबंध ज्ञात करना है। वेग दे रखा है v और विस्थापन के पदों में वेग को व्यक्त कर रखा है, यहाँ पे अक्स क्या है, विस्थापन है, वेग ये आपका, तो आप इसका त्वरण कैलकुलेट करो। त्वरण क्या होता है, देखो अब ये मत कहिए, ये फॉर्मेशंस मैं आपको बताऊंगा, ये आप जब 1D डिस्कस करोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। त्वरण और वेग में ये संबंध होता है, एक संबंध क्या होता है आपका, त्वरण बराबर dv अपोन में dt, ये भी तो संबंध होता है। अब इससे अपन देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इससे अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, मैं बताता हूं ये संबंध कैसे निकल के आता है। त्वरण क्या होता है, ए बराबर dv अपोन में dt, आप इसको क्या लिख सकते हो, dv अपोन में dx और dx अपोन में dt। वैसे देखें तो dx से dx कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पे dv अपोन में dt बचेगा। इसी चीज को क्या लिखा है,
dx से dx कट जाएगा, मैंने dx से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये तो आपका dv अपॉन में, और dx अपॉन में dt क्या होता है, v होता है, तो इसको तो क्या लिख दिया, v लिख दिया, और ये क्या बचा, dv अपॉन में dx। देखो इस तरीके से चेंज होके ये है, a बराबर क्या हो गया, v dv अपॉन में dx। ये मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्मेशन है। बात ये है, समझना है अपन को, आपको कण के त्वरण और विस्थापन में संबंध बताना है, त्वरण और विस्थापन का संबंध बताना है। तो a बराबर क्या हो गया, v dv अपॉन में dx। तो यहाँ पे v तो है ही आपका kx स्क्वायर, v तो आपको दे रखा है, v आपका दे रखा है, तो v की जगह ये kx स्क्वायर लिख दो, और वेग का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो घात आ गया, k तो क्या है, कांस्टेंट है, वैसा को वैसा रहेगा, घात आगे आ जाएगी, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, वेग का अक्ष के सापेक्ष 2kx। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेग कण के त्वरण और विस्थापन अक्ष में संबंध निकल के आ गया आपका, कुछ भी नहीं है। आपको ये फॉर्मेशन ध्यान होना चाहिए, वेग आपको दे रखा है, यहाँ पे ये वेग आपको दे रखा है, ठीक है, और वेग का विस्थापन के सापेक्ष अवकलन और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी कण के लिए आपको वेग दे रखा है, किसी कण के लिए आपको क्या दे रखा है, किसी कण के लिए वेग दे रखा है विस्थापन के साथ। विस्थापन के पदों में ये अक्ष क्या है, विस्थापन है, और ये क्या है, वेग है। विस्थापन के पदों में आपको वेग दे रखा है, तो त्वरण और विस्थापन का संबंध बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी यही बताया, आपको करना क्या है, वैसी फॉर्मेशन निकालनी है। ए बराबर क्या होता है, वी डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इस समीकरण का विस्थापन के सापेक्ष आप क्या कर लो, अवकलन कर लो। मैंने ऐसा एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें क्या किया था, पहले घात का अवकलन करोगे तो वी स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2v, और फिर v का अवकलन करो अक्ष के सापेक्ष तो dv अपॉन में dx ये आ गया, और इधर अवकलन करोगे तो 3 घात आपकी आगे आ गई, 1 घात कम हो गई, 2 घात आगे आ गई और 1 घात कम हो गई, तो ये अवकलन हो गया इसका अक्ष के सापेक्ष। इस पूरे समीकरण का आपने अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लिया, 2v dv अपॉन में dx। अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1, घात आगे आ गई, घात का कर दो 3 अक्ष स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। तो यहाँ से 2v को आप उधर रिप्लेस कर दो, इसको क्या लिख सकते हो आप, v dv अपॉन में dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। 2 को इधर रिप्लेस कर दो तो 2 का भाग लग जाएगा, 3/2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, ये त्वरण और विस्थापन के बीच संबंध निकल के आ गया। इस तरीके से फिजिक्स में अवकलज वर्क करता है। देखो और भी चीजें हैं जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको संबंध बनाने आने चाहिए, ये फिजिक्स में एप्लीकेशंस हैं अवकलन के एक तरीके से। और ये क्वेश्चंस है ना, आप लोगों को यूँ लगेगा कि नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप जब नीट को फाइट करोगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी आपका 11th क्लास है, बिगिनिंग है, और ऐसे ही समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो आई थिंक दिस इज गोल्डन स्पून, ठीक है। जैसे गोल्डन सोने की चम्मच आपके हाथ में दे दी जाए, बिल्कुल ये वैसा ही है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगते ऐसे हैं कि हाँ, ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि हैंड रिटन है, क्वेश्चंस का कलेक्शन करना पड़ता है, तो हैंड रिटन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आज प्रिंटर चल रहे हैं, पहले तो पेन ही चलता था ना, कलम, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी किसी कण के लिए विस्थापन की बात कर रहे हैं। एक्स बराबर क्या है, ए बराबर साइन ओमेगा टी। मैंने क्यों बताया था, देखो फलन के अंदर फलन, साइन टी होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फलन के अंदर फलन है, यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी अंदर फलन है, ठीक है। आपको वेग समय संबंध बताना है, वेग और समय के बीच, तो आपका वेग क्या होता है, dx अपॉन में dt। तो यहाँ पे अवकलन कर लो, a तो नियतांक है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, कोस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी के अंदर एक और फलन है, देखो यहाँ क्या है, एक और फलन है, तो ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा, इसको आपने गुणा में लिख दिया है। बात समझ में आ गई। तो ये वेग और समय संबंध आ गया। फिर त्वरण समय संबंध चाहिए, तो फिर से एक बार अवकलन कर दो आप। त्वरण के लिए क्या करोगे, त्वरण के लिए देखो क्या करोगे, ये त्वरण देखो, त्वरण के लिए वैसे a यूज करते हैं, लेकिन त्वरण के लिए ऑलरेडी इसके अंदर अपन एक कांस्टेंट के रूप में यूज करें, साइन ओमेगा टी, a को अपन यूज नहीं करेंगे क्योंकि a यहाँ पे ऑलरेडी एक नियतांक के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे त्वरण के लिए f यूज किया है, फ्रीक्वेंसी होता है वैसे f, लेकिन f त्वरण के लिए ही यूज किया हुआ है। ये f क्या है, त्वरण है, तो dv अपॉन में dt किया, उसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी का क्या होता है, वेग आपका देखो ऊपर निकाला हुआ है, थोड़ा सा वापस नीचे करता हूँ, वेग आपने निकाला है, ये
ये वेग आपका निकाला हुआ है, तो इसका एक बार फिर से अवकलन कर रहे हो, ये अवकलन कर रहे हो तो एफ बराबर क्या हो गया, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है तो पहले से ही रहेगा, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, कोस ओमेगा टी का आप क्या कर दो अवकलन, तो कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस चिन्ह आगे आ गया और साइन ओमेगा टी इसका अवकलन हो गया। ठीक है, अब ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो वो गुणा में आएगा, तो ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा ओमेगा, तो वो गुणा में आ गया, तो पहले से ए ओमेगा था तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इसका क्या हो गया अवकलन हो गया। ठीक है, अब थर्ड आपका क्या है, वेग विस्थापन संबंध। वेग और विस्थापन के बीच में मैंने अभी बताया आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, तो यहाँ से आप कोस अक्स को निकालो, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, वेग के अंदर देखो क्या है, वेग के अंदर क्या है, वेग के अंदर कोस ओमेगा टी है, वेग के अंदर क्या है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी है, तो कोस ओमेगा टी को मैंने रिप्लेस कर लिया, इसको क्या लिख दिया कोस ओमेगा टी को अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दिया। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपको साइन का वैल्यू दे रखा है, साइन ओमेगा टी यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा अक्स बटा में ए हो जाएगा, तो यहाँ पे अक्स बटा में ए का वैल्यू यहाँ रख दिया, साइन ओमेगा टी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे अक्स बटाओ ए, साइन स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर बटाओ ए स्क्वायर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ए तो बाहर आ गया, तो ए से बाहर आएगा ए स्क्वायर बाहर आएगा ए के रूप में, तो ए से ए कट जाएगा, केवल ओमेगा बचा है और रूट के अंदर क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। ऐसे ही देखो आपको नेक्स्ट रिलेशन क्या बताया है, त्वरण विस्थापन संबंध, वेग विस्थापन संबंध हो गया, वेग v और विस्थापन x में संबंध हो गया। ऐसे त्वरण विस्थापन संबंध कैसे निकालेंगे, त्वरण अपन ने क्या निकाला हुआ है, देखो त्वरण अपन ने क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो ये त्वरण निकाला हुआ है, ये त्वरण निकाला हुआ है f बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी से ऊपर वाले से जो आपको गिवन है उससे x बाई ए रख दो, यहाँ पे x बाई ए रखोगे तो a से a कट जाएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर x बचेगा इसका, देखा यही क्या है यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर, भाई आप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी को आप x बाई ए लिख दो, a से a कट जाएगा आपका, ए से ए क्या हो जाएगा ये ए से ए आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर अक्स, ये रिलेशन आ गया। लास्ट में देखो एक और रिलेशन आपको पूछा है, क्या रिलेशन, त्वरण और वेग के बीच में संबंध, तो इसके लिए क्या करोगे, त्वरण वेग के बीच संबंध कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान है ये भी, आप क्या कर सकते हो, देखो त्वरण का वैल्यू आपको दे रखा है, त्वरण का वैल्यू आपको दे रखा है, त्वरण का वैल्यू ये होता है, इसको वेग के रूप में लेके जाना है तो साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और वेग का फॉर्मूला आपका निकाला हुआ है, वेग का फॉर्मूला कहाँ निकाला हुआ है, देखो ये रहा वेग का फॉर्मूला, तो यहाँ से कोस ओमेगा टी का वैल्यू, कोस ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा v बटा में ए ओमेगा, तो v बटा में ए ओमेगा यहाँ रख दो, तो v स्क्वायर बटावा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर आएगा ए ओमेगा, तो ए ओमेगा से ए ओमेगा कट जाएगा आपका, और क्या बचेगा एक ओमेगा बचेगा, और ये वेग और त्वरण के बीच संबंध आ जाएगा। ऐसा एक बार फिर से एक और क्वेश्चन करके देखो, मजा आएगा, अवकलन आपको आता है तो उसका मजा आएगा आपको। आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन को देखिएगा, आपको x बराबर रूट के अंदर t दे रखा है, रूट के अंदर क्या दे रखा है t दे रखा है, रूट के अंदर क्या दे रखा है t दे रखा है, तो इसको करो सॉल्व, इसको t को रूट है इसको पावर 1/2 लिख सकते हो, रूट को पावर 1/2 लिख सकते हो, ये आई होप आप लोगों को पता है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। वेग समय तो आपने वेग निकाला dx अपॉन में dt, पावर था 1/2, t की पावर 1/2 है, तो घात आगे आ जाएगी, घात आगे आ गई 1/2, फिर t का आपने क्या किया घात 1 कम की तो 1/2 माइनस 1, तो क्या बचेगा t की पावर माइनस 1/2, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/2, उसको वापस लिख दिया। ये अवकलन करना मैंने एक बार आपको पहले सिखा दिया है, ठीक है। तो वेग और समय के बीच संबंध आ गया, पहला यही था वेग समय। अब त्वरण के लिए कैलकुलेट करना है, त्वरण के लिए कैलकुलेट करना है तो इसका वेग का एक बार और अवकलन कर दो, एक बार और अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको रूट टी को ऊपर लाओ तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 1/2 टी की पावर माइनस 1/2, ऐसा ही होगा, घात आगे आएगी, घात आ गई 1/2 तो है ही आगे, ये है ही, और
घात ये और आगे आएगी तो -1/2 आगे आएगी, फिर इसमें से घात में से -1 करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। -1/4 घात का अवकलन करना आना चाहिए। -1/2 है, -1 करेंगे तो माइनस का 3/2 होगा, बटा में नीचे चला जाएगा तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, और 2 से 2 मल्टीपल होकर -1/4 हो गया। फिर थर्ड क्या बता रखा है इसने, थर्ड क्या कहा है इसने, थर्ड कहा है वेग विस्थापन, वेग और विस्थापन के बीच में। तो यहाँ देखो आपको करना क्या है, वेग और विस्थापन के बीच संबंध आप क्या कर सकते हो, देखो इसको √t को आप रिप्लेस कर सकते हो। विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन आपका क्या है, विस्थापन x बराबर √t है, और वेग के अंदर क्या है, फॉर्मेशन के अंदर देखो ये वेग के अंदर क्या है, वेग के अंदर क्या है, √t है, तो √t को आप क्या लिख सकते हो, अक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, 1/2x, v बराबर क्या हो गया, 1/2 अक्स। ये संबंध आपका सिंपली निकल के आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब त्वरण और विस्थापन के बीच में है, तो इसको देखो t की पावर 3/2 है, t की पावर 3/2 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, t की पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 1/2 और उसके ऊपर पावर 3, ऐसे 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा 1/2 नहीं लिख सकते। तो t की पावर 1/2 का मान क्या है, अक्स है, तो अक्स रख दिया, और पावर क्यूब है तो अक्स की पावर क्यूब होगी, तो ये संबंध निकल के आ गया। ठीक है, त्वरण विस्थापन के बीच संबंध निकल के आ गया। फिर त्वरण वेग के बीच संबंध निकल के आ गया, तो वेग का फॉर्मेशन, वेग का क्या है, v बराबर 1/2√t। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये थर्ड रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसको t को कैसे निकाल सकते हो, सॉल्व करके t को ये निकाल लिया भाई, v बराबर क्या था, 1/2√t, दूसरी तरफ भेजा और उसको दूसरी तरफ ले आए, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर करोगे तो 2v², 1/2v², त्वरण का ये संबंध था ही, तो इसको रिप्लेस कर दो t की जगह, सॉल्व करके ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं एप्लीकेशंस को डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं। एप्लीकेशन क्यों डिस्कस किए हैं, मैंने केवल इतना समझाने के लिए कि अवकलन का फिजिक्स में रोल क्या है, और आई होप इस बात की कीमत आपको समझ में आ गई होगी कि अवकलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फिजिक्स के अंदर। हर जगह अवकलन लगभग आपका यूज होता है, ऐसे समाकलन भी आपका लगभग हर जगह यूज होगा, तो समाकलन को भी नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय क्लास देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जो बेल आइकन होता है यूट्यूब चैनल पे जैसे ही जाओगे तो उसको आप प्रेस कर लें, नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा, मैं यूट्यूब जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसमें ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में एक आई बटन होता है, तो आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, गोला होता है, सर्किल होता है, उसके अंदर आई लिखा हुआ रहता है, तो उस आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे रिलेटेड जो वीडियोज़ है ना, जैसे इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं 11th क्लास के, वो सारे वीडियोज़ आपको शो हो जाएंगे। जो वीडियो आपको चाहिए ना, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।